हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। मम्मी जी जल्दी आइए, बहू की आवाज़ ने रसोई घर में रफ्तार से चलते हुए मेरे हाथों में जैसे ब्रेक लगा दी। मैंने प्रीति को आवाज़ दी, प्रीति, ओ प्रीति। क्या है माँ? उसकी आवाज़ में थोड़ी खींच थी। वह अखबार में सिर लगाए शायद कोई दिलचस्प कहानी पढ़ने में मग्न थी। उसको मेरा इस तरह आवाज़ देना अखर गया था। मम्मी आइए, जल्दी ऊपर आइए। एक बार फिर से अर्चना की आवाज़ आई। एक तो यह अर्चना एक पल भी चैन नहीं लेती। मैं काम करूं कि ऊपर जाके इस महारानी के नखरे उठाऊं। मैं अंदर ही अंदर भुनभुना रही थी कि सुबह के 9 बजे थे। मुझे अभी प्रीति और अमन के लिए नाश्ता भी तैयार करना था, टिफिन भी पैक करना था। ऊपर जाने का मतलब 15-20 मिनट गए मिट्टी में। मैं बड़बड़ाई, अरे ओ प्रीति, ऊपर जा देख, तेरी भाभी क्यों चिल्ला रही है। मैंने रसोई से बाहर आकर प्रीति से कहा, उनका तो रोज का काम है, खुद तो कुछ करना नहीं है, कहकर प्रीति ने अखबार एक तरफ फेंका और बुरा सा मुंह बनाते हुए उठ खड़ी हुई। तब तक धड़ धड़ करती हुई अर्चना नीचे ही आ गई थी। मैं कब से आवाज दे रही थी, मम्मी ऊपर देखो जाकर, ऊपर आग लग गई है। अर्चना के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आग? मैं और प्रीति के सम्मिलित स्वर आश्चर्य से उछलकर बाहर आ गए। हाथ का काम यूं ही छोड़कर मैं और प्रीति ऊपर भागे। अमन एक कोने में रखे अखबार के ढेर से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। प्रीति जल्दी से बाथरूम से पानी लेकर आई और उसने पूरी बाल्टी उड़ेल दी। मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। अभी 6 महीने पहले ही अमन की शादी हुई है। तब से लेकर अब तक 4-5 बार घर में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। मैंने आसपास मुआयना किया, कोई बिजली का तार या कोई माचिस, लाइटर कुछ दिखाई नहीं दिया। समझ नहीं आया कि यह आग कैसे लगी है। तभी मुझको वहीं 2 आंखें दिखाई दी और अगले ही पल गायब हो गई। अर्चना ने कहा, बिजली वाले को बुलाकर सब कुछ सही करवा दीजिए। मैं, अमन और प्रीति एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक सब्जी जलने की गंध आई और मैं फटाफट नीचे उतर गई। खाना बनाते हुए सारे दिन इसी चिंता में थी कि यह बार बार आग क्यों लग रही है। अचानक मुझे वह 2 आंखें याद आ गई। बिना शरीर की आंखें। मेरे शरीर में झुनझुनी सी दौड़ गई। शाम को अमन के आने से पहले बिजली को चेक करने के लिए एक मैकेनिक को बुलाकर सब कुछ ठीक करवाया और निश्चिंत हो गई। 2 दिन बाद शाम के वक्त में सूखे कपड़े उतारने के लिए छत पर गई थी। जैसे ही नीचे पहुंची, मुझे अपने कमरे से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। सूखे कपड़ों के ढेर को सोफे पर रखकर मैं कमरे में भागी। देखा, बिस्तर के साइड में रखी टेबल और उस पे रखी किताब धू धू करके जल रही थी। एक कोने में वही 2 आंखें, बिना शरीर की आंखें। भय से मेरे होठों से एक चीख निकल गई। अमन, अमन कहकर मैंने आवाज दी। अमन और अर्चना घबराए हुए नीचे उतर आए। यह देखो, आज फिर यहाँ आग लग गई है। अभी परसों ही मैंने सारे घर में बिजली चेक करवाई है। समझ नहीं आ रहा है यह हो क्या रहा है। किताबों पर पानी डालते हुए मैंने कहा, उस शाम मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। रह रह कर मुझे वह शाम याद आ रही थी जब उसी कमरे में 3 साल पहले महिमा जलकर मरी थी। महिमा, वह सच में बिल्कुल अच्छी थी। जब तक वह थी, मुझे उसने कभी रसोई में झांकने भी नहीं दिया। शादी के 2 दिन बाद ही उसने घर के सारे काम को अपने कमजोर कंधों पर एक कुशल गृहिणी की तरह धारण कर लिया था। उस बित्ते भर की लड़की का साहस देखकर कभी कभी मैं दंग रह जाती थी। उन दिनों प्रीति के पिता भी जीवित थे, इसलिए घर में आने जाने वाले मेहमानों की आवाजाही लगी रहती थी। महिमा सबका इतना ध्यान रखती।
मैंने उसके किसी काम में हाथ बटाने की जरूरत नहीं समझी। कभी कभार प्रीति उठकर उसका साथ देना चाहती थी। मैं तो यह कहकर रोक देती थी, रहने दे, वह कर लेगी। आखिर बहू है, हमने नहीं किया है क्या? हम तो 12-13 लोगों के संयुक्त परिवार को संभालते थे। यहाँ तो 4-5 लोग ही हैं। इतना नहीं करेगी क्या? ऐसी कौन सी वह ऐसे खानदान से आई है जहाँ उसके आसपास 4-5 नौकर घूमते हों? जब भी मैं इस तरह की बातें किया करती, प्रीति के पिताजी मुझे डांट दिया करते। परंतु उन दिनों तो मुझ पर कुछ और ही सनक सवार थी। महिमा ने हम लोगों को एक अच्छी बहू होने के सारे सबूत दिए थे। वह हम लोगों का एक बेटी की तरह ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी मैं उससे कभी खुश नहीं रहती थी। उसका एक ही कारण था, उसका कम दहेज लाना। वह बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता प्रीति के पिता के साथ ही काम करते थे और उन्होंने हमें बता दिया था कि वह दहेज नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ शादी के लिए रजामंद नहीं थी। मुझे ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरी जेठानी की बहू से ज़्यादा दहेज लाए। मेरी जिंदगी का बस यही मकसद था। न जाने मेरी कौन सा पर्दा पड़ा हुआ था कि मैं महिमा की सारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर दिया करती थी और सिर्फ एक ही तो जो कमी थी उसको हमेशा तूल दिया करती थी। महिमा मेरी सारी बातों को चुपचाप सुना करती थी। आपके एक वादे के चक्कर में सारे खानदान के सामने मेरी नाक कटा कर रख दी। मेरी कैसी बेइज्जती हुई है जानते हैं आप? शादी के अगले ही दिन मैंने अपने पति को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि महिमा के पिता ने दहेज देने में शादी से पहले ही असमर्थता जता दी थी, लेकिन मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि कुछ तो दहेज का सामान आएगा ही। लेकिन यह क्या, यह तो ठन गोपाल। महिमा अपने साथ सिर्फ अपने कपड़ों का बक्सा लेकर आई थी। परिवारजनों के लिए उपहार स्वरूप कुछ कपड़े और जेवर के रूप में छोटे छोटे कान के 2 बूंदे और 1 अंगूठी। यह सब देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। बड़ी अच्छी बहू आई है तेरी। सारा घर भर दिया है बहू ने मुंह दिखाई के वक्त। जेठानी के कहे इन शब्दों ने जैसे मेरे कान में उबलता हुआ तेल डाल दिया। मेरे गुस्से का पारा हाई हो गया। जेठानी के साथ आई उनकी बड़ी बहू के चेहरे पर जो दर्प था और आस पड़ोस की औरतों के चेहरे पर जो व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, उसने आग में घी का काम किया। इतने लोगों के बीच में मैं जेठानी को कोई जवाब तो नहीं दे पाई, लेकिन वह गुस्सा जो मेरे अंदर था वह धीरे धीरे पहाड़ का रूप लेता जा रहा था। यह सारा पहाड़ जितना खोदो उतना ही बढ़ता जा रहा था और यह गुस्सा मैंने महिमा पर निकालना शुरू कर दिया था। उसने कभी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया, लेकिन कई बार मैंने उसके आंसू देखे थे। 1-2 बार अमन ने मुझे समझाने की कोशिश की तो मैं उसको बहू का पिछलग्गू और जोरू का गुलाम इत्यादि विभूषण से सम्मानित करके चुप करा दिया। अब मेरे और महिमा के बीच में बोलने वाला कोई नहीं था। मैं उसको जितना परेशान कर सकती थी करती थी। सोचती कितना अच्छा होता कि मैं उसकी अर्चना से शादी करती। अर्चना अमीर घर की लड़की थी और उसके पिता शादी में काफी पैसा खर्च करने वाले थे। यह रिश्ता मेरे भाई ने मुझे बताया था, परंतु प्रीति के पिता को मेरे मायके से सुझाया हुआ कोई सुझाव आज तक समझ नहीं आया था। उन्होंने मुझे समझाया था रिश्ता अपने बराबर के लोगों में होता है। प्रीति की माँ, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए तुम यह दहेज लेना चाहती हो। सिर्फ दहेज के लिए नहीं, अपने अमन को भी अर्चना बहुत पसंद है। हाँ, पसंद क्यों नहीं होगी? आखिर अर्चना का बाप दहेज में अमन को गाड़ी जो देने वाला है। प्रीति के पिता ने कहा,
अर्चना के पिता ने गाड़ी का वादा किया था। यह शादी में इसलिए करना चाहती थी ताकि मोहल्ले भर के लोगों को दिखा सकूं कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहले दहेज में गाड़ी मेरे बेटे को मिली है। खासकर मैं अपनी जेठानी को दिखाना चाहती थी। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह ही सोचने लग गया है प्रीति की माँ। मुझे तो सोचकर ही शर्म आती है। तुम जानती हो उस लड़की का स्वभाव कैसा है। उस लड़की की पिछली सगाई क्यों टूटी, तुमने यह जानने की कोशिश की? प्रीति के पिता ने हम दोनों को अपने वाक्यों से चुप कराने की कोशिश की थी। आखिर मेरे अड़ियल स्वभाव और अमन के लाख समझाने पर भी प्रीति के पिता ने महिमा से शादी पक्की कर दी। महिमा ने हमें कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दी थी। उसको घर में कोई सुख नहीं था, यह उसके चेहरे को देखकर ही पता चल जाता था। नई नवेली दुल्हन में जो लुनाई और कामनीयता होती है वह हफ्ते 10 दिन में ही गायब हो चुकी थी। महीने भर बाद तो वह ऐसे लग रही थी जैसे सालों से इस गृहस्थी को संभाल रही हो। उधर जब से मैंने अर्चना को अमन से मिलवाया था, अमन तो जैसे अर्चना का दीवाना हो गया था। उसकी अदाएं अमन को जैसे मदहोश कर दिया करते थे और यह दीवानगी शादी के बाद भी बनी रहे। महिमा सिर्फ उसकी पत्नी थी, लेकिन अर्चना उसकी प्रियतमा थी। उसने 1-2 बार मुझे अर्चना से शादी न होने पर नाखुशी जाहिर की थी। धीरे धीरे मेरे दिमाग में अर्चना को घर में लाने की इच्छा सर उठाती जा रही थी। आखिर एक दिन मैंने निर्णय ले ही लिया और अपने इस षड्यंत्र में मैंने अमन को भी शामिल कर लिया। प्रीति और उसके पापा को एक शादी में सम्मिलित होने के लिए जाना था। वही दिन हमने अपने उस खतरनाक इरादे को पूरा करने के लिए चुना था। खाना बनाती हुई महिमा को उस दिन बहाने से अमन मेरे कमरे में ले आया और पहले से तैयार खड़ी मैंने उसके ऊपर केरोसिन डाल दिया था। अमन ने उसको तीली दिखाने में देर नहीं की। बचाने के लिए जिस निगाह से महिमा ने हम लोगों को देखा था उससे मुझे अंदर तक बेचैनी हो गई। हम दोनों भागकर बाहर आ गए और लोगों को बुला लाए। सबको दिखाने के लिए हम उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन असलियत क्या है यह कोई नहीं जानता था। हमने सबको बताया कि महिमा ने आत्महत्या की है। मेरे वकील भाई ने हम लोगों को जेल से छुड़ाने की सारी व्यवस्था कर ली थी। 3 महीने जेल में रहने के बाद सबूतों के अभाव में हम दोनों को छोड़ दिया गया। महिमा का बूढ़ा और गरीब बाप कब तक कोर्ट के चक्कर लगाता। लेकिन महिमा की मौत ने प्रीति के पिता को अंदर से तोड़कर रख दिया था। महिमा के पिता ने उसके गहरे मित्र थे। 6 महीने के अंदर ही हृदयाघात की वजह से वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। करीब 1 साल के बाद अमन और मेरा सपना पूरा हुआ और अर्चना हमारे घर की बहू बन के आ गई। जिस दिन वह आई, दूल्हा दुल्हन ने पूजा का दीपक जलाया। सारे मेहमान घर में थे और हंसी ठहाके गूंज रहे थे। तभी पूजा घर के कमरे से निकलते धुएं ने सबका ध्यान खींचा। वह पहली बार था जब हमारे घर में आग लगी थी। अर्चना अकेली नहीं आई थी, उसके साथ इतना दहेज आया था कि मोहल्ले में हर एक की जुबान पर इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन अर्चना का सिर्फ नाम ही अच्छा था और उसमें कोई भी चीज नहीं थी। अगर स्वभाव अनुसार राम रखा जाए तो करकसा नाम रखना सर्वथा उचित होगा। वह घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और उसको किसी काम के लिए कहने की हिम्मत मुझ में नहीं होती थी। 1-2 बार दबे शब्दों में मैंने अमन से इस बारे में कहना चाहा, लेकिन अमन ने यूं ही बात को हवा में उड़ा दिया। जिंदगी पुराने ढर्रे पर आ गई थी। मेरा सारा दिन घर के काम निपटाने में निकल जाता था। इस बीच आग लगने की घटनाएं होती रहीं। उसके बाद तो यह सिलसिला जैसे चल निकला और अब रोज रोज इस घर में आग लगने के सिलसिले से
मैं परेशान हो चुकी थी। यह मैं किसी को भी बता नहीं पा रही थी कि जब भी कहीं आग लगती है मुझे महिमा तो नहीं, वहाँ सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती हैं, जैसे कह रही हो बहुत शौक है ना तुम्हें आग लगाने का। यह वही आंखें हैं जो आग से बचाने के लिए उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी। आज दीपावली का त्योहार है। अर्चना की पहली दिवाली होने की वजह से घर को बहुत खूबसूरत सजाया गया है। मैं पूजा की तैयारियों में लगी हुई हूँ। पूजा करने से पहले थोड़ा पूरियां तल लेती हूँ। पूजा करते ही सबको भूख लग जाती है। यह सोचकर मैं अर्चना को आवाज देती हूँ। छम छम करती हुई अर्चना नीचे आती है। उसको देखकर मैं उसकी मजे ले रहती हूँ। लेकिन यह क्या, अर्चना के पीछे एक जोड़ी आंखें दिखाई देती हैं। शरीर नहीं है, सिर्फ आंखें हैं, हूबहू वही आंखें। मैं सहम कर पीछे हट जाती हूँ। मेरी हालत से बेखबर अर्चना ने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई अपने पल्ले को लहराती हुई गोल गोल घूमकर मुझे दिखाती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे ही वह गोल गोल घूमती है उसका हाथ गैस पर रखी कढ़ाई के चमचे पर लगता है और सारा तेल छिड़क कर हम दोनों के ऊपर आ गिरता है। गैस से पूरी रसोई में आग की लपटें उठ रही थीं। मैं चीखकर बाहर भागने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उन आंखों ने जैसे जकड़ लिया है। अर्चना एकदम भी नहीं हिल पा रही थी। मैं जलती जा रही हूँ, जलती जा रही हूँ। वही आंखें मुझे अब भी घूर रही हैं। मेरे शरीर से मांस पिघल पिघल कर नीचे गिर रहे हैं, लेकिन उन आंखों का भाव एकदम बदल गया है। अब वो याचक नहीं बल्कि अट्टहास कर रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।